मैं सब आपका नाम पीपल बाबा कैसे पड़ा, क्या कहा? पीपल बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि हम बचपन से मतलब 10 साल की उम्र से 11 साल की उम्र से हम पीपल के वृक्ष लगाते हैं, पीपल की सैपलिंग लगाते हैं। तो मुझे आदत थी, मैं छोटा जब था तो मुझे नानी ने मेरी सिखाया था, और हम दीवारों से, नालियों में से, सड़कों से, जंगलों से, लोगों की छतों से पीपल की छोटी छोटी सैपलिंग जो है वो निकाल के सीडलिंग को, तो उन्होंने तरीका बताया था। और भी हमारे कुछ माली काका वगैरह थे, उन्होंने भी तरीके सिखाए थे। तो पनियों में भरते थे, पनियों में भर के उसको एक बैल्कनी में, टेरेस पे नर्सरी बनाते थे। तो बचपन में भी हज़ारों की तादाद में मैं नर्सरी में पीपल को उगाना, और उसको 6 महीने पालते थे, 6 महीने 8 महीने अपने पास रख के। जब उसका रूट बॉल तैयार हो जाता था, उसका पूरा जड़ों का जाल तैयार हो जाता है और वो पूरी मिट्टी पे पकड़ बना लेता था, फिर वो पन्नी को फाड़ कर फिर उसको खड्डे खोद के जंगलों में लगाना। स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट के कई दफ्तरों के आसपास, कंपाउंड वॉल्स के आसपास, पार्कों में बहुत लगाया, और सड़कों के बीच का जो हिस्सा होता है जिसको हम रोड डिवाइडर बोलते हैं, वहाँ बहुत लगाए। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई थी पूना से, और पूना के बाद फिर कलकत्ता, कलकत्ता के बाद देहरादून, देहरादून के बाद जलंधर, जलंधर के बाद फिर जैसे जैसे फादर की पोस्टिंग होती रही, वो आर्मी में थे, फौजी थे, और आर्मी में डॉक्टर थे, तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती रही वहाँ वहाँ हम करते रहे। तो जैसे 10वीं कक्षा तक आए तो हमारा नाम जो है इस सिलसिले में इधर उधर फैल गया, तो लोगों ने हमें दूसरे प्रांतों से, दूसरे शहरों से बुलाना शुरू किया। स्कूल वाले बहुत बुलाते थे, तो और हमें भी बच्चों के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि बड़ों को बात ज़रा देर से समझ आती है, बच्चों को ज़रा जल्दी समझ आती है। तो बच्चों को हम सिखाया करते थे कि किस तरह से वृक्ष लगाते हैं। पीपल तो केवल एक वृक्ष है, वो तो एक वृक्ष है जो हम लगाते हैं, इसीलिए निक नेम जैसे होता है, लोगों ने जैसे छेड़ते 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 कि अरे पीपल 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 बाबा, पीपल बाबा, वो पीपल बाबा ही नाम पड़ गया हमारा। लेकिन हमने ज़्यादातर नीम बहुत लगाया। नीम, अगर शहरों में नीम लगाना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का पोल्यूशन फैल रहा है, जिस तरह की हीट जनरेट हो रही है, कोई भी मैन मेड चीज़ है, कोई भी आदमी चीज़ बनाता है, चाहे वो मशीन, चाहे मोबाइल फ़ोन, चाहे फ्रिज, चाहे एसी, चाहे बस, चाहे स्कूटर, चाहे गाड़ी, चाहे ट्रक, चाहे हवाई जहाज, और चाहे छोटी से छोटी मशीनरी, वो हीट एंड पोल्यूशन जनरेट करती है। ये हमें एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए। प्रकृति कोई भी चीज़ बनाती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, चाहे वो पानी हो, नदी हो, आपका पहाड़ हो, जंगल हो, हवा हो, कोई भी चीज़ होगी। प्रकृति की, परमात्मा का ये पूरा सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम ऐसा है कि वो पोल्यूशन और हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और आदमी जो भी कुछ करेगा वो हीट एंड पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। तो जितना ये प्रोडक्शन चल रहा है हीट और पोल्यूशन का, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्रकृति का हमारे साथ बैलेंस होना, पार्टनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा ये मानना है कि, और ये चीज़ मैंने गुरुकुल में, आश्रम में, अपनी नानी के यहाँ पे हमने ये सीखी, और साधु संतों से भी सीखी, कि हमारा प्रकृति के साथ जो पार्टनरशिप वो 50-50 होनी चाहिए। कि हम अपने शहर में, अपने एरिया को 50% आप जो है वसुंधरा को दीजिए, आप वृक्षों को दीजिए, वृक्षों की कैनोपी को दीजिए, वहाँ पर पार्क, वहाँ के जंगल, वहाँ की चीज़ें। 50% में आप अपनी फैक्ट्री लगाइए, स्कूल खोलिए, घर बनाइए, आप अपना वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं, इंडस्ट्री लगाइए, मॉल खोलिए, आपको जो काम करना है आप कीजिए। वहाँ जितना मर्जी धुआं लगाना है लगाइए, आप अपनी गाड़ियाँ चलाइए, ट्रक चलाइए, हाईवे बनाइए, फ्लाईओवर बनाइए। लेकिन 50% अगर आप अपना पेड़ों को दे देते हैं, 50% आप वनस्पति चेतना के लिए आरक्षित रखते हैं, बाकी मनुष्य चेतना अपना उस पर काम कर लो 50% पे, तो ये कभी एक बार संतुलन आ गया, फिर आप आराम से हम लोग जी सकते हैं, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन हो क्या रहा है, आप जैसे जानते हैं कि संतुलन बिगड़ता जा रहा है ना। तो जो पीपल बाबा का, जैसे वापस आते हैं, नाम पड़ा फिर, लेकिन मैंने जामुन पे बहुत काम किया, क्योंकि जामुन मुझे ऐसा लगता है, जामुन और आम ये लुप्त होती जा रही हैं जातियाँ। हम लोग अपने किसान भाई भी जो हैं अब जामुन लगाते नहीं हैं, आम के बगीचे कम होते जा रहे हैं। जो एक कमर्शियल लेवल पे जो आम के बगीचे थे, बस वो लगे रह गए हैं। पहले तो हर गांव में आम के बगीचे होते थे,
नॉर्थ इंडिया में क्या, साउथ इंडिया में क्या, आम तो एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत कॉमन हुआ करती थी और हमारा नेशनल एक तरीके का फ्रूट भी है, लेकिन वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। तो उससे क्या है, हमारे पक्षी की प्रजातियों पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हमारी एनिमल जो टोटल इकोसिस्टम है वही पूरा डिस्टर्ब हो गया है। और जो मुख्यतः हम लोगों ने पेड़ों पे काम किया है वो है पीपल, फिर है नीम, और फिर है जामुन, फिर है शीशम, फिर है सीताशोक, और आजकल हम पिछले 12-13 सालों से हम पिलखन पे बहुत काम कर रहे हैं। और बड़ जो है, बड़ लुप्त होता जा रहा है। बड़ एज अ स्पीशीज़ जो है, हमारा बैनियन ट्री जो है, हमारा नेशनल ट्री जो है, वो हम अब लगा नहीं रहे हैं। देखिए सरकारें लगा नहीं रही हैं, डिपार्टमेंट्स लगा नहीं रहे हैं इसको, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसको सड़कों पे या पार्कों में लगाएंगे तो इसका फैलाव बहुत है। लेकिन देखिए हमें समझना होगा, कुछ चीज़ें हैं वो हमें सुरक्षित रखनी पड़ेंगी उनको, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी बर्ड पॉपुलेशन आती है, बहुत सारी नेस्टिंग होती है, उससे सीड डिस्पर्सल बहुत होता है, उसका जो फिग है वो पक्षी खाते हैं। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है ये। इकोसिस्टम को हमने बहुत बुरी तरह झगड़ों के रख दिया है। और तो ये मुख्यतः पेड़ हैं, इसको हम कीस्टोन वैरायटी भी बोलते हैं, बॉटनी में इसको बोलते हैं कि ये हमारी कीस्टोन प्रजातियां हैं। अगर ये ख़त्म हो गई तो फिर सारा का सारा जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। सारी कहानी पेड़ से शुरू होती है और कहानी पेड़ पे ही ख़त्म होती है। अगर देखा जाए, हम सब मनुष्य जाति जो है ये तो केवल कुछ ही हज़ार साल पुरानी है, लेकिन जो पेड़ हैं वो 400 करोड़ साल पुराने हैं। तो ये जो वनस्पति चेतना है, इसमें बड़ी क्षमता है। इसी ने हमारी पृथ्वी को जन्म दिया। आज अगर आप देखें तो चांद, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, ठीक है, इनमें और पृथ्वी में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक फ़र्क है कि हमारे पास पेड़ हैं, उनके पास पेड़ नहीं है। पेड़ होते हैं तो मिट्टी में जान आती है, मिट्टी में जान आती है तो माइक्रोब्स आते हैं, फिर वहीं से फिर अमूबा का, फिर वहीं से चाहे छोटे से छोटे कीड़ा और बड़े से बड़ा पक्षी, बड़े से बड़ा प्रजाति का एक कोई जानवर या मनुष्य जाति, सारी पेड़ों से ही कनेक्टेड है। तो कहानी पेड़ से शुरू होती है, पेड़ पे खत्म। एक बाबा जी, एक चीज़ कि आप 10 साल की उम्र से आप इससे जुड़े हुए हैं वृक्षारोपण से, अब तक लगभग कितने पेड़, कुछ मोटा मोटा कहाँ कहाँ पर? हाँ, इसमें ऐसा है कि हमने कुल जो लगाए होंगे, मैं, मेरे मित्रों ने, और अभी तक 7 से 8 हज़ार जो हमारे वॉलंटियर हैं, हम सब ने एक टीम, ये टीम वर्क होता है। मैंने कहीं पेड़ लगाया, फिर हमने ड्यूटी लगाई उनकी कि आप देखिए मंगलवार को, शुक्रवार और शनिवार को आप पानी देंगे, ठीक है। फिर किसी की ड्यूटी लगाई कि हर 2 महीने में आप एक अच्छी तरह इसमें आधी बाल्टी खाद डालेंगे। किसी की ड्यूटी लगाई कि भाई बैम्बू की, बांस की वो कटाई करके और उसको ठीक से आप उसको बांधेंगे। किसी की ड्यूटी लगाई कि आप प्रूनिंग करेंगे, या एक ही टीम की लगाई, जो भी है सेवा है जो 2 साल 3 साल की। ये हमने कुल मिला के लगभग 2 करोड़ के करीब हमने वृक्ष लगाए हैं। लेकिन हम डंकी की चोट पे कह सकते हैं कि जो हमारे जीवित हैं, क्योंकि हम उन्हीं को पेड़ मानते हैं जो जीवित हैं, है ना। लगाने से क्या है, लगा तो कोई भी सकता है, तो हम ये लगाने वाली कहानी नहीं बताते। हम तो ये कहते हैं कि हमारे 1.25 करोड़ पेड़ जो हैं वो जिंदा है, वो जिंदा है। कहाँ जी, मुख्यतः हमारे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कुछ जो हैं गुजरात। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हमने ज़्यादा लगाए, और कुछ पेड़ हमारे वॉलंटियर्स ने तो पूरे के पूरे, आप समझ लीजिए 28-30 राज्य जितने भी हैं, चाहे सारी यूनियन टेरिटरी में, चंडीगढ़ में कितने लगे हैं, पौंडीचेरी में कितने लगे हैं, दामन दीव में लगे हैं, वलसाड में लगे हैं, नीचे अपना कन्याकुमारी तक, कुल मिला के हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह पेड़ लगे हैं। लेकिन जैसे बल्क में जो लगे हैं, ग्रीन बेल्ट्स बनी हैं, छोटे छोटे जंगल लगे हैं, ज़्यादा मात्रा में लगे हैं, वो ये वाले जो स्टेट्स में अभी नाम लिया वो। हमने केवल एक स्टेट में आज तक पेड़ नहीं लगाया, वो है केरला, ठीक है। बल्कि केरला के बहुत सारे वॉलंटियर्स ने काम किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा मुख्य पेड़ लगाए वो तमिलनाडु में लगाए उन्होंने जाकर।
केरला में पेड़ नहीं लगाए, बाकी सारे प्रांतों में, सारे शहरों में, जितने भी मुख्य शहर हैं सारों में पेड़ लगाए और उनकी देखभाल की है। पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम बार बार लोगों को यही समझाते हैं कि कम पेड़ लगाइए, देखभाल ज़्यादा करनी है, लगाई कम करनी है। ये आपकी टीम कैसे बननी शुरू हुई? आप अकेले चले थे, कारवां बनता गया? हाँ, कैसे कारवां काम बनता गया। पहले तो दोस्त, फिर फादर आर्मी में थे तो थोड़ी सी इधर उधर से सहायता मिल जाती थी। फिर हमारा परिवार पहले तो मजाक उड़ाता था हमारा, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि बुरी बात भी नहीं है, ये पेड़ लगाना कोई इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है, बच्चा कोई इतना भी कोई बुरा काम नहीं कर रहा कि हम उसको डांटते रहें इस बात पे। तो वो भी संग हो लिए। फिर जैसे जैसे कॉलेज में आए, कॉलेज में तो दोस्त यार और ज़्यादा बढ़ गए, तो फिर टीम ज़्यादा और बढ़ गई। फिर जब लोगों ने हमें बुलाना शुरू किया अपनी सभाओं में, बस्तियों में, कॉलोनी में, मोहल्लों में, तो वो जो मोहल्ला कमेटी होती थी वो बुला लेती थी। जैसे गणतंत्र दिवस है और पर्यावरण दिवस है, वो है कि बाबा आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे 20 मिनट का कुछ बोल दीजिए, वो। तो वहाँ से जो हुजूम बनना शुरू हुआ, वहाँ से जो क्राउड आने शुरू हुए, वहाँ से जो लोग कनेक्ट होने शुरू हुए। और मुझे कहना होगा कि 7 साल पहले जब हम सोशल मीडिया पे आए पहली बार, वहाँ से तो फिर लाखों लोग जुड़े हैं। और एक्टिव वॉलंटियर हमारे 7,000 प्लस है। एक्टिव वॉलंटियर जिनको हम कह सकते हैं, हक से हम फ़ोन करके बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ पर पानी डालिए, यहाँ पर खाद डालिए, वो देखिए वहाँ पेड़ गिर गया, दौड़िए वहाँ पे, वहाँ से उठाइए। अक्रॉस द कंट्री हमारे 7,000 लोग हैं। बाकी तो ऐसे तो लाखों लोग हैं। कोई संस्था बनाई है? जी, हमने बड़ी सिंपल सी, हम शुरू दिन से ही इसको हम जब हमने शुरू किया था तो इको क्लब बोलते थे। जैसे बच्चे होते हैं, हॉबी क्लब होता है, तो हमारा हॉबी क्लब का नाम था गिव मी ट्रीज, क्योंकि हम घर घर जाके बोलते थे कि वो पहले पंजी दसी दुखी चलती थी, तो हम कहते थे गिव मी ट्री। तो वो दुख की पंजी रख लेते थे, वो हम नर्सरी से जाके एक छोटी सी सैपलिंग खरीद लेते थे, तो वो पौधा खरीद के हम लगा देते थे। तो इस तरह से अभियान शुरू हुआ। वो धीरे धीरे ये जो हॉबी क्लब था वो अभियान बना, अभियान से वो मूवमेंट बन गई है वो पूरे हिंदुस्तान, पैन इंडिया एक मूवमेंट बनी। और फिर 2010 में सितंबर में एक घटना घटी। 24 सितंबर को हम जॉन अब्राहम जो एक्टर हैं उनसे मिले, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि तुम पीपल बाबा, आप कोई संस्था क्यों नहीं बनाते ताकि हमारे जैसे लोग भी जुड़ सकें आपके साथ। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल जब आप काम करते हैं और आप, ठीक है, आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा एक साधु है, वो काम कर रहा है, वो जहाँ जहाँ जाता है लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। कभी वो मंदिर में रह लेता है, कभी वो, लेकिन अगर वो एक आश्रम बना लेता है तो लोगों को भी पता है कहाँ आना है। ठीक है, तो आप एक संस्था बनाइए। तो हमने कहा भाई हम तो इसको पेड़ों का आश्रम बोलते हैं। तो कहता पेड़ों का ही आश्रम सही। तो अंग्रेजी में हम उसको गिव मी ट्रीज बोलते थे। तो जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो हमने नाम दिया था पेड़ों का आश्रम। तो रजिस्ट्रार ने कहा ये क्या नाम हुआ पेड़ों का आश्रम? भाई हनुमान का आश्रम, कोई इसका आश्रम, भगवान का आश्रम तो समझ आए। तो उसको बात समझ नहीं आई मेरी। तो सेकंड नंबर में हमने लिखा था गिव मी ट्री, जो हमारा हॉबी क्लब था। तो उसने कहा ये नाम ठीक है, अंग्रेजी का मुझे समझ आ रहा है, आप ऐसा कीजिए इसके आगे हम ट्रस्ट लगा देते हैं। तो उन्होंने तुरंत जो है आगे ट्रस्ट लिखा और उन्होंने कहा भाई इसको रजिस्टर कर दो। तो वो हमने वो वहाँ की कोर्ट फीस जमा करी और वो हमारा गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के नाम से वो चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर हो गया। 2011 में ये रजिस्टर हुआ। हाँ, उससे पहले हम अकेले ही काम करते थे, लोग हमारे साथ जुड़ते रहते थे, जहाँ जाते थे इकट्ठे काम करते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, इसके लिए खर्चा पानी कैसे चला? अपना घर परिवार, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, फिर परिवार कैसे बसाव किया? अच्छा, हमारा खर्चा पानी की इसलिए कोई वो दिक्कत नहीं है। एक साधु का जो एक वो होता है, एक हम सन्यासी लोग हैं, तो ऐसा कोई कभी भी खर्चे पानी की नहीं। जो कभी को मिलता था, यार दोस्त मित्र परिवार कुछ ना कुछ लिफाफे में डाल के दे देते हैं, उससे हमारा गुजारा हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद MA इंग्लिश हूँ। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में MA की है और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पुणे यूनिवर्सिटी 1988 का। और वहाँ से फिर मैंने 1989 में कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में मैंने की, वहाँ भी गोल्ड मेडल मुझे मिला। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, क्योंकि वो बाधा बनती थी मेरे काम में, पेड़ों के काम में। मेरे को मेन काम जो है मुझे पेड़, हाँ बस ये था कि एक डिग्री होनी चाहिए ताकि लोग ये ना कहें कि अनपढ़ साधु है।
तो भाई पढ़ा लिखा आदमी है, अंग्रेजी बोल लेता है, उठना बैठना आता है, तो और सच पूछो तो वो काफ़ी काम आया बाद में चलकर। और क्योंकि आपको जीवन में हर प्रकार का इंसान मिलता है, उससे बातचीत करने का तौर तरीका आपको आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई वैसे भी एक अच्छी चीज़ है। तो वो करने के बाद फिर हमने शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो काफ़ी सीनियर क्लासेस के बच्चे मेरे पास आते थे और हमने आज तक कभी किसी बच्चे से फ़ीस नहीं मांगी। हमारे हनुमान जी के पास जो रख जाते हैं, जो मंदिर में रख जाते हैं, वही हमारी फ़ीस होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चे दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं, तो गुजारा हो जाता है। कभी कोई आज तक दिक्कत नहीं है। कभी कोई फंडिंग की ऐसी बात आती है कि जब हमारी संस्था बनी तो संस्था में हमारे पास ATG इनकम टैक्स का वो है कि कोई अगर कोई देता है, कोई छोटा सा फंड भी देता है, तो उसमें उसको 50% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन ज़्यादातर हमारा जितना भी काम चलता है वो इंडिविजुअल डोनेशन पे चलता है। तो जैसे कोई मंदिर में देता है, आश्रम में देता है, उस तरह से होता है। और सब लोगों को हमारा काम दिखता है। हम लोग काम जब कर रहे होते हैं, वो खुद आके काम कर रहे होते हैं, तो प्रेम भाव से ये सब चीज़ें चल रही हैं बड़े आराम से। जन्म कब हुआ? हमारा 1966 में हम चंडीगढ़ में पैदा हुए और तुरंत उसके बाद फिर क्योंकि फादर जो थे आर्मी में डॉक्टर थे, तो वो पाकिस्तान बॉर्डर पे थे उस समय। और फिर उसके बाद वो चाइना बॉर्डर पे नीफा में वहाँ चले गए थे। 4 साल पिताजी को हम ज़्यादा मिल नहीं पाए थे क्योंकि वो बॉर्डर पोस्टिंग पर ही रहे। तो हमारी मदर जो है हमें चंडीगढ़ से डलहौजी ले गई। डलहौजी हम 3 साल रहे वहाँ पर। फिर उसके बाद एजुकेशन जो कलकत्ता में हुई, फिर उसके बाद देहरादून और पूना, और इस तरह से आगे बढ़ते रहे। जी सर, जो अभी किन राज्यों में आपका हाँ। सबसे ज़्यादा जो पेड़ है, हाँ। किन राज्यों में सबसे ज़्यादा सफल हुआ है? सबसे ज़्यादा जो है हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR। जिसको मैं बोलूँगा, एक ज़माने में इसको महापंजाब बोला करते थे। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का नर्दन क्षेत्र, ये जो पूरा का पूरा है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। और बाई चांस, ये तो किस्मत की बात थी कि हमें यहाँ पे दोस्त भी बहुत मिले, सेवा करने वाले बहुत लोग मिले, और मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बीता इस इलाके में, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी थोड़ी इस इलाके में ज़्यादा हुई, तो मैंने ज़्यादा काम कर पाया। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और फिर दूसरे नंबर पे जो है मैं कहूँगा कि यूपी में बहुत काम किया, महाराष्ट्र में बहुत काम किया, मराठवाड़ा एरिया में बहुत काम किया। सर, लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, जो आती रहती है, दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, नीति कह चुका है, यहाँ पे सांस लेने का मतलब है कि आप 2.5 साल आपकी एज ऑटोमेटिकली घट गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली का इकोसिस्टम जिस तरह से हमने खराब कर दिया या खराब हो गया है पिछले 100 साल में या 70-80 साल में, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, हालांकि ओखला को हटा के नोएडा डायलैक शिफ्ट किया गया, फिर इंडस्ट्री अब तो किल होने लगी, अब तो सब कुछ चाइना से इम्पोर्ट हो गया। हम यमुना को भी खत्म कर चुके हैं, नाला बना चुके हैं। हम दिल्ली को किस तरह से, कोई आपके पास स्टेप का कोई बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल। आज की परिस्थिति में मैं आज के इसी घंटे इस मिनट की बात कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि हम जो हमारे मेन 2 इकोसिस्टम है, इसकी रिस्पेक्ट करें। प्रायोरिटी पे, वॉर लेवल पे हम 2 इकोसिस्टम को रिवाइव करें, अरावली इकोसिस्टम और यमुना इकोसिस्टम। ठीक है, यमुना के लगभग आसपास 200 मीटर की पट्टी राइट पे और 200 मीटर की पट्टी लेफ्ट पे अगर हम जंगल लगा देते हैं, 32 किलोमीटर यमुना जी बहती हैं दिल्ली के बीच में से। ठीक है, इनका जो पूरे बैंक्स हैं, यमुना बैंक्स हैं, वो पूरे के पूरे जंगल से भर दिए जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी हमारे आसपास का दिल्ली का इलाका है, NCR जिसको हम बोलते हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट इसमें आती हैं, उनमें छोटे छोटे सिटी फॉरेस्ट लगाए जाएं। हमारे जितने पार्क हैं, अगर दिल्ली में भी देखा जाए तो 15,900 से ज़्यादा आपके DDA के पार्क हैं, जिसके अंदर केवल 18% में ग्रीनरी है, केवल 18% में ग्रीनरी है वहाँ पे। अगर हम बाकी सारे के सारे DDA पार्क्स में ग्रीनरी करें और छायादार वृक्ष लगाएं। देखिए, दिल्ली में ऐसा नहीं है कि पौधा नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करती, लेकिन वो क्या रहा है कि वो डेकोरेटिव प्लांट्स लगा रही है, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रही है। वो जब तक हम
जो नेटिव प्लांट्स हैं, इंडिजिनस प्लांट है, आप जब तक नीम को वापस नहीं लेके आएंगे, जामुन, आपके फलदार जो पेड़ हैं, आपका कचनार, आपका शीशम, आपका शहतूत, आपका पीपल, आपका पिलखन, आपका बड़, ये जब तक चीज़ें वापस नहीं आएंगी, दिल्ली को आप बचा नहीं सकते। दिल्ली तो अब धीरे धीरे खत्म होती जाए। तो पेड़ों को वापस लेकर आइए, आप वनस्पति चेतना को वापस लेकर आइए, आप दिल्ली के जंगल वापस लेकर आइए। अब जंगल के नाम पे हमारे पास क्या है, एनडीएमसी का क्षेत्र बहुत ग्रीन है, मानते हैं, ठीक है, तुगलकाबाद, महरौली, थोड़ा बहुत साउथ दिल्ली, थोड़ा कुछ इधर का क्षेत्र, उधर का क्षेत्र, थोड़ा नॉर्थ रिज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया जो है, बस यहाँ पर आपके पास ग्रीनरी है। अगर आप दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ग्रीनरी तो है ही नहीं। भाई हमें कितनी सांस चाहिए? अगर आज हम 5-6 लोग भी एक कमरे में बैठते हैं तो 5 मिनट के अंदर आपको खिड़की खोलनी पड़ती है, दरवाज़ा खोलना पड़ता है कि भैया हवा नहीं आई, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है ना, आपको वो होता है। तो आपको पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखना पड़ता है। आपको 50% जो है, आपको दिल्ली का पूरा क्षेत्र जो है 45 to 50% आपको हरियाली को देना पड़ेगा। आज दिल्ली की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ के करीब है जी। और कुछ आइडिया, कोई सर्वे आपने किया हो दिल्ली में कितने ट्रीज हैं या होने चाहिए या कुछ? देखिए, नंबर ऑफ ट्रीज पे नहीं होता, ये बड़ा सिंपल ही मैंने आपको बोली, ये तो प्रकृति के साथ हमारी 50-50 की पार्टनरशिप है। आप 50% जो है आप वनस्पति के एरिया को दीजिए, आप छायादार वृक्ष लगाइए, आप पार्क लगाइए, स्कूलों को पेड़ों से भरिए, आप पीएसयू के जितने भी आपके सरकारी जितने दफ्तर हैं, चाहे वो जल बोर्ड के दफ्तर हैं, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के बड़े बड़े सेंटर बने हैं, कैंटोनमेंट एरियाज हैं, आप जितना भी खाली ज़मीन पड़ी है, जितनी भी खाली ज़मीन पड़ी है, आप उसको भरिए, आप उसको भरिए पेड़ों के साथ, अच्छे छायादार पेड़, फलदार पेड़, उनके साथ आप भरिए, है ना। कितने परसेंट, लगभग परसेंटेज वाइज जो एरिया में कितने परसेंटेज वाइज, 10, 20, 18, 15 जो फॉरेस्ट एरिया है, ग्रीन एरिया दिल्ली में कुछ? देखिए, ऑफिशियली दिल्ली सरकार जो कहती है वो कहती है कि 23%, कभी कोई कहते हैं 28%, कोई कहता है 24%, हमने अलग अलग रिपोर्ट पढ़ी हैं। 20 to 28%? जी नहीं, 4% से ऊपर नहीं। ओह, हाँ, वो क्यों, मैं आपको बताऊँ, सैटेलाइट झूठ नहीं बोलता। आप सैटेलाइट पिक्चर से अगर आप उसकी कंपोजिंग करेंगे तो आपको जो पूरा क्षेत्र होगा उसकी अगर फॉर्मूला निकाल के आप परसेंटेज निकालेंगे, आपको 4 या 4.6% से ज़्यादा, हद से हद 5% समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता 5% भी टच करेगा, ये 4% के करीब है। अच्छा, इसमें से भी आपका ये देख लिए 80% आपका विलायती कीकर है। विलायती कीकर का कोई पर्यावरण से कोई अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है, वो तो और प्रजातियों को भी ख़त्म कर रहा है, और प्रजातियों को भी मार देता है, और पक्षी उसके ऊपर आते नहीं, पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाते नहीं हैं, ठीक है, ना वो गिलहरियों के लिए, ना तितलियों के लिए, ना कीड़ों के लिए, ना ही ह्यूमन बींग्स के लिए। तो आपको उनको निकाल के, जो विलायती कीकर है उसको उखाड़ के आपको नया, आपको पूरा जंगल नए सिरे से आपको लगाने पड़ेंगे। तो क्यों लगा विलायती कीकर, कैसे है इतना प्लांटेशन? विलायती कीकर जो था, देखिए, क्या ये जब commercial? फॉरेस्ट, हाँ जी, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको कई साल पहले लगाया तो उस समय जो उनका डिसीजन था, ठीक डिसीजन था। कलर ज़मीन हो चुकी थी, अरावली पे ध्यान दिया नहीं गया था। अरावली की ज़मीन जो है रॉकी ज़मीन है, ये कोई नॉर्मल ज़मीन नहीं है। अगर आप वहाँ खड्डा खोदने की कोशिश करें तो आप सब्बल अगर आपके पास नहीं है और गैती नहीं है तो आप वहाँ पर खड्डा नहीं खोद सकते। आप ये नहीं सोच सकते सॉइल, हाँ, वो पूरा पत्थर है एक तरीके से। तो उस ज़मीन को ज़रा ढीला करने के लिए और वहाँ ह्यूमस मैटर वापस लाने के लिए, वहाँ नीचे जो है माइक्रो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, उस ज़मीन में कुछ थोड़ा सा उसको जीवन देने के लिए ये किया गया था। लेकिन जब ये इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, जैसे पूना के जंगलों में भी ग्लाइसीडिया नाम का एक पेड़ लगाया गया, होता क्या है, जब सरकार लगा देती है तो हम कभी कभी भूल जाते हैं उस चीज़ को। जैसे पंजाब में सफ़ेदा लगाया गया, तो वहाँ पर भी ये था कि भाई 5-6 साल, 8-10 साल लगाएंगे, फिर उसको उखाड़ के फिर उसके बाद दूसरे पेड़ लगाएंगे। पंजाब का जो नेशनल ट्री, जो स्टेट ट्री है, वो दिलबर्गिया सिसु है, जिसको हम शीशम बोलते हैं। लेकिन शीशम तो लगा ही नहीं, केवल आप वहाँ अगर पंजाब के सड़कों पे चले जाइए, आपको केवल सफ़ेदा और आपको पॉपुलर नज़र आएगा, ठीक है। उसी तरह से दिल्ली में
ये विलायती कीकर लगाया गया। अब विलायती कीकर को उखाड़ने का जब समय आया तो उस वक़्त शायद फंड नहीं थे या उतनी प्रायोरिटी नहीं थी या उतनी जो भी है इरादा उतना नहीं था, तो वो लगा रह गया। जब वो लगा रह गया तो वो फैल गया। भाई ये तो कैंसर के सेल हैं, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो कैंसर तो पूरी शरीर में फैलेगा। उसी तरह से विलायती कीकर पूरी दिल्ली को खा गया, पूरी दिल्ली में समा गया। तो आप कहीं भी चले जाइए आपको विलायती कीकर नजर आएगा। तो लेकिन इसको ये बहुत आसान काम है। अगर हम सब, मैं सरकार नहीं, सरकार कोई अलग चीज़ नहीं है, हम ही सरकार हैं, हम ही सरकार हैं। आई एम द गवर्नमेंट। हम लोग सारे मिलके, अगर कम्युनिटीज़ मिलके आपस में एकजुट होके ये सोच लें कि हम इसको धीरे धीरे हटा के अच्छे पौधे लगाएंगे, यहाँ के नेटिव ट्रीज लगाएंगे जो यहाँ के वातावरण में पनपें, फूलें, फलें। और नेटिव ट्री का क्या होता है, नेटिव ट्री जो है वो नेचुरली ग्रो करता है उस सॉइल में। आपको उसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसको पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली ग्रो करेगा। एक बार आपने उसको जमा दिया, उसकी जड़ जमा दिया अपनी ज़मीन में, वो अपनी टेक केयर कर लेता है उस एनवायरनमेंट पे। तो इसलिए हमें नेटिव और इंडिजिनस ट्री यहाँ पर लगाने चाहिए। और एक बार, अच्छा देखिए, सारा खेल ऑक्सीजन का है। बहुत सिंपल बात हम कहते हैं, सारा खेल ऑक्सीजन का है। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो गैजेट है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग मशीनरी है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग तंत्र है, वो क्या है? वो तो केवल पेड़ है, और तो कोई चीज़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती नहीं। आप फैक्ट्रियां तो लगा नहीं सकते। अब सरकार, ये तो हम ये कह नहीं सकते कि सब लोग चलो जी एक एक फैक्ट्री लगा के बैठ जाते हैं ऑक्सीजन की, ये तो हो नहीं सकता। तो जो ऑक्सीजन है जिससे हम जिंदा हैं, आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर पा रहे हैं। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बार बार अपनी बुलेटिन में, यूनाइटेड नेशन बार बार चिल्ला के बोल रही है कि दिल्ली में भैया जीना दुश्वार हो गया है, वो क्यों बोल रही है? वो एक ही चीज़ पे बोल रही है, क्योंकि भैया आपका हवा ठीक नहीं है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, तो आप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए। कितनी सिंपल सी चीज़ है ये। मज़ेदार बात यह है कि ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर इसको प्रायोरिटी नहीं बनाया जा रहा। बस एक बार आपने ठान ली बात कि भाई ये करना है, तो ये तो देखिए 2 साल 2.5 साल का खेल है। 3 साल में आप अगर ठीक से पेड़ लगाएं और ठीक से उसकी सेवा करें, ठीक से पानी और खाद डालें, चौथे साल में गारंटीड है, चौथे साल में कोई भी अच्छा वृक्ष होगा वो आपको छाया देनी शुरू कर देगा, वो आपको फल देना शुरू कर देगा। तो सर सिर्फ 3 साल का तो खेल है। 3 साल भी हम मेहनत नहीं कर सकते। 3 साल उनकी सेवा कर दें, इस साल हम लगा दें, 3 साल उनकी सेवा कर दें, 14 साल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व, सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़, क्योंकि इतनी सिंपल है लोगों को यकीन नहीं होता। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम बहुत सारे जगह जाते हैं ये बताने लोगों को बात, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इतनी बड़ी समस्या है, आप इतना छोटा सा समाधान दे रहे हैं। मैंने कहा भैया ये तो है ही छोटा सा समाधान। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो एक कार्डियोलॉजिस्ट जैसे है, वो कहता है कि सर अगर हर व्यक्ति 1 घंटा रोज़ सैर करना शुरू कर दे तो हिंदुस्तान के किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। एक बड़ी सिंपल सा, 99% डिजीज़ ख़त्म हो जाती हैं अगर आप अच्छा पानी पीते हैं, 4 लीटर 3 लीटर डेली, आप अच्छा खाद में सात्विक खाना खाते हैं, समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं, नींद पूरी लेते हैं और 1 घंटा सैर कर लेते हैं। अब देखिए कहने को तो ये बहुत आसान है, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? तो उसी तरह से वृक्षों का भी है, जंगलों का भी है। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन समझ की बात है और करने की बात है। और डिस्कशन अब बहुत हो चुका। मेरा ख्याल से हम लोग पर्यावरण को जो है केवल डिस्कशन के लेवल पे लेते हैं, एक्शन पॉइंट जो है ना वो बहुत कम है, और हमारा पूरा जो फोकस होता है वो एक्शन पे होता है। एक चीज़ और सर जी, इसके लिए आपने कोई प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे? अच्छा, इससे पहले सवाल से जी पहले, जी जी बताइए। पीपल भारतीय संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, धर्म से भी जुड़ा हुआ है, और पीपल के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं हमसे तो 1000 गुना बेहतर आप जानते हैं कि वो ऑक्सीजन बहुत अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस करता है, फल भले नहीं देता लेकिन छाया और ऑक्सीजन। पीपल की कहानी क्या है और कैसे वो हमको उसकी धार्मिक और उससे कैसे जुड़ी हुई है, समाज से कैसे जुड़ी हुई है? बहुत सुंदर, ये आपने अच्छा हुआ ये पूछ लिया, क्योंकि देखिए क्या है,
पीपल को लेके लोगों में बहुत गलत धारणा है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ चुड़ैलें रहती हैं। पीपल इनऑस्पिशियस है, पीपल शुभ पेड़ नहीं है, बल्कि हम उल्टा समझते हैं कि पीपल जो है राज वृक्ष है। कृष्ण ने भी गीता